यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट। आपका स्वागत है सीएमए हाइट चैनल पे। आज हम सेकंड क्लास ले रहे हैं पेपर नंबर 15 फाइनल लेवल का, जिसका नाम है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और आज जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, आपका टॉपिक है टारगेट कॉस्टिंग 1.2। तो हम टारगेट कॉस्टिंग को शुरू करते हैं। इससे पहले जो मैंने क्लास पहले जो दिया था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, उसमें स्टूडेंट ने कहा कि भाई जो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा पॉइंट्स में समराइज कर लें, प्लस जो न्यूमेरिकल हम करते हैं उसके थोड़े से हमें स्टेप थोड़े से पता चल जाएं और क्लियरली। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को मैं आपके सामने साथ साथ लेता चलूंगा। राइट। तो टारगेट कॉस्टिंग क्या है, टारगेट कॉस्टिंग को समझते हैं तो मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके इसको बताता हूँ कि भाई टारगेट कॉस्टिंग क्या है। देखो, अभी हम जब इंटरमीडिएट लेवल से पढ़ के आए हैं तो हम क्या कहते थे कि नॉर्मल मॉडल क्या होता है। नॉर्मल मॉडल ये होता है, एक कॉस्ट होती है, फिर उसके ऊपर एक कंपनी प्रॉफिट लेती है और सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। ठीक है, ये एक मॉडल होता है। लेकिन रियल वर्ड्स में, रियल जो एग्जांपल होते हैं उसमें क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस जो है ये फैक्ट्री डिसाइड नहीं करती कि आपने एक कॉस्ट बताई कि हम इसको इसको इतने कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेंगे और इतना प्रॉफिट लेंगे और ये हम प्राइस बताएंगे, जिसको कॉस्ट प्लस मॉडल भी कह सकते हैं आप तेरे से। कि जैसे हमारा 100 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, हम कह रहे हैं हम 10 रुपए प्रॉफिट लेंगे और 110 में बेचेंगे। लेकिन ये सेलिंग प्राइस जो है, ये सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है मार्केट। ये सेलिंग प्राइस फैक्ट्री डिसाइड नहीं करती। मार्केट के कौन कौन कंपोनेंट है मार्केट में, जैसे कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और दूसरी चीजें, टेक्नोलॉजी भी है। तो ये डिसाइड कर देती है सेलिंग प्राइस को कि कोई कोई जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए में बिकना चाहिए, ये डिसाइड करता है मार्केट, कंपटीशन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा एक जो प्रॉफिट होता है। कोई भी इंडस्ट्री लगाती है, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब इंडस्ट्री लगाता है तो वो मैनेजमेंट के थ्रू एक मैसेज देता है कि भाई हमें इस पे इतना प्रॉफिट तो हमें चाहिए चाहिए। तो प्रॉफिट फिक्स कर देते हैं एक तरह से स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर या ओनर, जिसको भी कहो। तो अब आपके पास जब इस इक्वेशन में, ये गवर्निंग इक्वेशन थी, इसमें क्या क्या फिक्स हो गया। ये इक्वेशन इस तरह से थी, इज इक्वल टू ये वाली। तो इस इक्वेशन में ये फिक्स हो गया, इस पे आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये मार्केट ने डिसाइड कर दिया। और ये वाली जो चीज है ये ओनर्स ने डिसाइड कर दी। तो ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है इसी को आप टारगेट कॉस्टिंग कहते हैं। एक तरह से बैकवर्ड कैलकुलेट हो रही है। तो टारगेट कॉस्टिंग का मतलब फिर क्या हुआ कि टारगेट कॉस्टिंग इज द कॉस्ट एट विच a product of design quality and specification must be produced to achieve a desired profit। कोई प्रोडक्ट भी फिक्स कर दिया, उसका सेल प्राइस भी फिक्स कर दिया और आपने प्रॉफिट भी फिक्स कर दिया, तो बचा क्या हाथ में, कॉस्ट बची। तो डेफिनेशन क्या बन गई आपकी, ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसपे कोई हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी एक डिजाइन, एक स्पेसिफिकेशन होंगे और उस पे इतना प्रॉफिट हम लेंगे। तो हमें ये जो कॉस्ट है ये टारगेट कॉस्ट कहलाती है। तो टारगेट कॉस्ट अगर आप इसको फॉर्मुलेशन टर्म में देखें, आप यहाँ पे आप देखिए तो टारगेट कॉस्ट का मतलब क्या है कि प्लान सेलिंग प्राइस। प्लान सेलिंग प्राइस का मतलब इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। एंड द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मीन्स इट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट और यू से द ओनर। उसने कह दिया कि मैं भाई इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इतना प्रॉफिट चाहिए, तो अब आपके हाथ में क्या बच के आता है, कॉस्ट निकल के आती है। तो आपको इस प्लान सेलिंग प्राइस पे एक प्रॉफिट लेके जो कॉस्ट आएगी वो एक टारगेट कॉस्टिंग कहलाएगी, उसको टारगेट कॉस्टिंग कहते हैं। तो टारगेट कॉस्ट अगर आप शॉर्ट में समझें कि भाई टारगेट कॉस्ट है क्या, तो टारगेट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है कि जिस पे कोई प्रोडक्ट को आपको प्रोड्यूस करना है, जिसकी क्वालिटी पहले से ही डिसाइड है, स्पेसिफिकेशन डिसाइड है और उसको आपको एक सर्टेन प्रॉफिट भी जनरेट करना है। तो ऐसी कॉस्ट जो निकल के आएगी उस कॉस्ट को हम टारगेट कॉस्टिंग कहेंगे। राइट। तो टारगेट कॉस्टिंग जैसे इन्होंने फॉर्मूले में दी, तो आप देखेंगे ये टारगेट कॉस्टिंग का क्या है। टारगेट कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चर अप्रोच इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट एट विच ए प्रपोज्ड प्रोडक्ट with the specified functionality and the quality must be produced to generate a desirable profitability at the anticipated selling price। तो ये बात है। यही बात को अगर मैं आपको कहूँ, जो मैंने आपको कहा था
तो ये बात अगर आप मैथमेटिक्स की फॉर्म में देखेंगे तो ये बात क्या थी कि सेलिंग प्राइस जो ये कह रहा है कि ये आपका ये एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस ये डिसाइड कर दिया था, ठीक है। और सेलिंग प्राइस ये हो गया इज इक्वल टू कॉस्ट और प्रॉफिट, और प्रॉफिट ये था कि जो टू जनरेट ए डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये वाला। तो ये वो प्रॉफिटेबिलिटी है ये वाली, और ये वाला जो है ये वाला ये सेलिंग प्राइस है। तो इस सेलिंग प्राइस पे एक प्रॉफिटेबिलिटी हमें जनरेट करनी है, तो हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उस कॉस्ट को हम टारगेट करने हैं, हमें वो कॉस्ट टारगेट करनी है, उस कॉस्ट पे ही हमें स्टिक होना है, तभी हम ये प्रॉफिट और सेल प्राइस पे वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अब इसके अगर लिटरेचर व्यू पॉइंट में जाएं, जो आप देख रहे हैं कि जापानीज कल्चर से आई है, जापानीज ने इसको किया था, और ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये जो स्टूडेंट कह रहे थे कि हम छोटे छोटे पॉइंट नोट करें, तो आप उसको आप समझ सकते हैं। बाकी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में आपको समझा दिया, इन्हीं चीजों को इन्होंने, इसको आप मतलब थ्योरी के फॉर्म में समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए, तो उससे फिर आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं बात को। तो ये कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होगी जिसपे आपको राइज एक प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पहले से ही कहीं से फिक्स हो रखा है। तो इसके कुछ फायदे हैं। एक तो ये स्ट्रेटजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके आप बात जो है मैनेजमेंट इसको अर्ली स्टेज पे अप्लाई कर देता है। इसमें दो टर्म और होंगे, एक तो वैल्यू इंजीनियरिंग एंड वन इज दिस वैल्यू एनालाइसिस। तो ये दो टर्म मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। इसमें एक ये वैल्यू इंजीनियरिंग है और एक ये वैल्यू एनालिसिस है। देखो वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होती है, ये वाला जो ये टर्म है, ये वाला वैल्यू इंजीनियरिंग एंड वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू इंजीनियरिंग एक फंक्शन की कॉस्ट को देखता है, बेसिकली जो फंक्शनैलिटी है ना, फंक्शन की कॉस्ट को देखता है, ठीक है। मतलब फंक्शनैलिटी कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। एंड वैल्यू एनालिसिस जो होता है, ये जब हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं ना, डिजाइन बेसिस पे हम उसका डिटेल कॉस्टिंग एनालिसिस करते हैं। देखो ऐसा जैसे आप पढ़ते हैं ना कि मटेरियल कॉस्ट, अब मटेरियल कॉस्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उसके इतने दुनिया भर के कंपोनेंट हैं, किस तरह के मटेरियल हैं, कितने मटेरियल हैं, क्या है। तो उसको हम कंपोनेंट वाइज बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये डिटेल में। तो उसका जिससे कि हम डिजाइन के फेज पे ही बहुत सारी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस चीज को कहते हैं वैल्यू एनालिसिस। और वैल्यू एनालिसिस जो होता है वो वैल्यू या फंक्शनैलिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। हम एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो डिजाइन स्टेज में कॉस्ट हम रिड्यूस कर लेते हैं, वो एक बहुत सब्सटेंशियल कॉस्ट होती है। नॉर्मल एक ऑपरेशन में कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम या जो ऑपरेशनल कंट्रोल से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं, वो उसके सामने बहुत बहुत मिनिमम परसेंटेज होती है। तो वैल्यू एनालिसिस द डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्टिंग कंपोनेंट एट द डिजाइन स्टेज इटसेल्फ एंड वैल्यू इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट फोकस ऑन द कॉस्ट ऑफ ए फंक्शन बेसिकली। तो ये दो टर्म और थे जो मुझे शायद लगा कि आपको बता देने चाहिए थे, इसमें किताब में नहीं दिए हुए ठीक से। स्टिल इफ यू हैव डाउट ऑन माइंड, you let me come to know so that I can explain in more, I think with more example, right? तो इसके फायदे क्या हैं, और इन्होंने आगे कुछ बताए हैं फायदे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ये थ्रू आउट लाइफ साइकिल में इसको हम अप्लाई करते हैं। उससे फिर कॉस्टिंग टारगेट आपके शॉर्ट पीरियड के और बड़े पीरियड के होते हैं। पहले शॉर्ट पीरियड पे टारगेट करते हैं और ओवरऑल अचीव हम कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट जो कंपनी के सेट किए हुए हैं, जो कमिटेड बाय और एग्रीड बाय द पीपल इन द फर्म। तो ये पीपल इन द फर्म कौन है, ये बेसिकली समथिंग दैट द ओनरशिप इज कमिंग थ्रू द मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट कमिट करता है कि हमें किस प्रॉफिटेबिलिटी पे चलना है। तो अब शुरुआत जैसे मैंने आपको बता दिया था कि भाई हमारी अप्रोच कहाँ से बनती है। अप्रोच तो ये बनती है कि भाई सेलिंग प्राइस किसी ने डिसाइड कर दिया, प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड कर दी, तो कॉस्टिंग को करना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता होगा, इसके टारगेट कॉस्टिंग के कुछ फीचर्स हैं जो ये यहाँ दिए हुए हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग के फीचर मैं इन्होंने वो डेफिनेशन फिर दोबारा से प्रोड्यूस की है जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका है कि ये टारगेट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसपे कोई स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी के प्रोडक्ट
को हम एक डिजायरेबल प्रॉफिट जनरेट करते हुए जो हमारी कॉस्ट आती है उसको हम टारगेट कॉस्ट कहते हैं। अब इसके लिए अप्रोच कैसे करते हैं कि टारगेट कॉस्टिंग को कैसे हम अप्रोच करेंगे। टारगेट कॉस्टिंग को हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो टारगेट कॉस्टिंग के जो स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले देखो, आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट एज रिगार्ड टू डिजाइन, यूटिलिटी एंड नीड ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, इम्प्रूवमेंट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मैं आपसे यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब ये सेलिंग प्राइस आपका डिसाइड हो रहा है, ये वाला सेलिंग प्राइस, जब मैं कह रहा हूँ ये सेलिंग प्राइस डिसाइड हो रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस डिसाइड हो रहा है किस चीज का, किसी चीज का, किसी पर्टिकुलर आइटम का। सपोज ये एक आइटम है, इसकी कुछ क्वालिटी होंगी, इसकी कुछ फंक्शनैलिटी होंगी, इसका प्राइस डिसाइड हुआ से 100। तो ये सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें उसकी डिजाइन, फंक्शनैलिटी और यूटिलिटी, इस पे हम ये किसी न्यू प्रोडक्ट का अगर हम कर रहे हैं उसका, या फिर हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का भी कोई हम स्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहते हैं। जैसे कंपटीशन मान लिया आ गया, अब आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस, सपोज आप ऑलमोस्ट सेम लेवल पे बेच रहे हैं, कंपटीटर ने क्या किया 5% प्राइस ड्रॉप कर दिए, तो आपका तो प्रोडक्ट बिकना ही बंद हो जाएगा, उसका भी क्या, अगर सेम फंक्शनैलिटी है, आइडियली ये मान लेते हैं, तो आपको फिर क्या करता है, एग्रेसिवली उस लेवल पे जाना पड़ता है, उससे कम लेवल पे जाना पड़ता है, तो आपको अपनी कॉस्ट घटानी होती है। तो अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में, ठीक है, या फिर आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नीड ढूंढनी पड़ेगी, कस्टमर की क्या नीड है, उसके प्रोडक्ट की क्या डिजाइन की जरूरत है, उसको क्या उपयोगिता है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। तो जरूरत को पहले पहचानना है कि भाई कस्टमर की जरूरत क्या है, जिसके उस जरूरत को समझ के हम उस प्रोडक्ट को उतार सकें, या अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसको इम्प्रूव कर सकें। तो पहला स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ कि उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना। नीड को किसकी आइडेंटिफाई करना, उस प्रोडक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करना जिसको हम बनाने वाले हैं एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे, जिसका प्रॉफिट पहले से ही किसी फर्म ने या मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रखा है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारे डिजाइन और ये यूटिलिटी उसकी पता चल गई कि कैसा डिजाइन है, तो फिर हम उसका टारगेट सेलिंग प्राइस करेंगे, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर उस चीज का कितना प्राइस दे सकता है, और हमारी सेल फोरकास्ट क्या है। सेल फोरकास्ट क्या होती है कि भाई हम बताएंगे कि क्या जैसे हम कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करने वाले हैं, या हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम सेल फोरकास्टिंग करते हैं कि हमारे क्या प्रोजेक्शन है वॉल्यूम्स के, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। उससे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका पहले तो आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली। मोटे तौर पे नीड का मतलब वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी डिजाइन क्या है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है। दूसरा फिर आपने उसकी क्या किया, टारगेट सेलिंग प्राइस, कि भाई कितने पे कस्टमर उसको ले पाएगा, कितने पे हम उसको बेच पाएंगे, हमारी सेल के फोरकास्ट क्या है। जब ये चीज हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे आगे, ये जो आपके वॉल्यूम वॉल्यूम और प्राइस, क्योंकि क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने से आपके प्राइस में वेरिएशन आएगा, तो उस पर आप एक डिफरेंट डिफरेंट मॉडल डेवलप करेंगे प्रोडक्शन टारगेट के। सपोज प्रोडक्शन टारगेट P1 है, प्रोडक्शन टारगेट P2 है, प्रोडक्शन टारगेट P3 है सपोज। तो इस पे आपकी क्या कॉस्ट है, क्या क्या आपका जो आपका टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम्स क्या रहेंगे, और प्राइस का रिलेशन उसके साथ क्या रहेगा, आपकी क्या कॉस्ट आएगी, कितना प्राइस आएगा। तो जब ये एक बार आपने ये मॉडल तैयार किया, फिर उसके बाद आप अपने प्रॉफिट मार्जिन, जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो कि आपके कहाँ से आएंगे, प्रॉफिट मार्जिन तो कंपनी पहले से आपको बताएगी कि भी हमारी लॉन्ग टर्म की है कि हमें 10% इसका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हमारा चाहिए, प्रोजेक्टेड वॉल्यूम्स और जो हमारे जिस पे हम बेचेंगे। तो पहला स्टेप था नीड आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप था कि सेल फोरकास्ट और कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, फिर हम किस वॉल्यूम पे कितने प्रॉफिट प्राइस पे बेच पाएंगे, उसके बाद हमारे प्रॉफिट मार्जिन क्या है, हमारे मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना रिटर्न हमें इक्विटी पे चाहिए, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो कॉस्ट बचती है, जो हमारे पास कॉस्ट बचेगी, ये आपके आपके स्टेप 4 के बाद वो एक टारगेट कॉस्ट हो जाएगी, या अलाउबल कॉस्ट हो जाएगी, या रेजिडुअल वैल्यू बचेगी। रेजिडुअल वैल्यू मतलब जो बची हुई है। तो टारगेट कॉस्टिंग क्या होगी आपकी, टारगेट सेलिंग प्राइस लेस टारगेट प्रॉफिट मार्जिन।
टारगेट सेलिंग प्राइस जो मतलब आपने ये पहले डिसाइड किया कि कस्टमर की नीड्स क्या है, हम सेल फोरकास्ट क्या रहेंगे उसके और इस तरह की चीजें क्या रहेंगी। तो फिर आप जो है उसके बाद अपने प्रॉफिट मार्जिन के बाद जो बचेगा उसको टारगेट कॉस्ट कहेंगे। उसके बाद अगर आप किसी करंट प्रोडक्ट का अपना कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हैं तो फिर आपकी करंट कॉस्ट क्या है। मान लिया आप अपना क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने किसी करंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, तो उसमें हमारी पहले तो डिटरमाइन करेंगे करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका क्या है, फिर आपके कॉस्ट रिडक्शन टारगेट क्या है, ठीक है। फिर आप कॉस्ट रिडक्शन टारगेट को जो है वैल्यू एनालिसिस, जो आपके ये करंट जो आपके टारगेट है उनको वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग और एबीसी कॉस्टिंग, ये तीनों टर्म जो हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये तीनों टर्म आपके क्या है, वैल्यू इंजीनियरिंग में आपको बता दिया कि फंक्शन की वो कॉस्ट को करते हैं। वैल्यू एनालिसिस क्या है, डिजाइन स्टेज पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि हम कंपोनेंट वाइज कॉस्टिंग को कैसे कम कर सकते हैं, बट डिजाइन लेवल पे जो हम कॉस्टिंग करते हैं एक डिटेल, उसको वैल्यू एनालिसिस कहते हैं। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपने पढ़ी होगी, एंटर में भी होगी आपके। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं कि जो आपके ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स की एक पूलिंग कर लेते हैं उनको फिर जितना कोई एक्टिविटी कंज्यूम करती है उसके हिसाब से उसके ओवरहेड्स को अपोर्शन करते हैं। मतलब एक्टिविटी कॉस्टिंग को अगर समझें तो आप, ये दो टर्म में पहले समझा चुका हूं। जो आपका एबीसी है मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ, राइट। एबीसी में क्या है, एबीसी में आप क्या करते हैं, एबीसी में आप क्या करते हैं कि जैसे आपकी मान लीजिए ओवरहेड है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी, सपोज इलेक्ट्रिसिटी है, आपका बिजली है मान लो जैसे। अब इसका बिजली का बिल मान लो आपका आता है सपोज 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए आपका बिल आता है और आपकी यूनिट कमजोर कंज्यूम होती है मान लो 50,000 रुपए, 50,000 यूनिट कंज्यूम होती है, तो इसका कॉस्ट कितना आ गया पर यूनिट का 4 आ गया, 4 रुपए पर यूनिट आ गया। अब आपका सपोज डिपार्टमेंट है D1, वो आपके 50 यूनिट लेता है, तो उस डिपार्टमेंट को आप कितनी कॉस्ट अपोर्शन करेंगे, 50 × 4, उसको आप 200 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे उसको चार्ज करेंगे ओवरहेड में। तो इसको कहते हैं एक्टिविटी, कहाँ कितनी एक्टिविटी हो रही है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल से बताया, इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं। उसके बाद आप जो आपने ये सब मॉडल डेवलप किया है, इसके बाद आप अपने कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को अचीव करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर कंटिन्यूस उसको इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। तो ये स्टेप थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको आपको एक बार देखना पड़ेगा। वैसे अगर फ्रेमवर्क समझें तो फ्रेमवर्क मैं आपको बता चुका हूँ बहुत आसानी से कि आप कस्टमर की नीड से शुरू कर दीजिए। पहले नीड होगी, ठीक है। नीड के बाद आप क्या करेंगे, उसके टारगेट सेलिंग प्राइस, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हमारे सेल फोरकास्ट हैं। फिर हम एक वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम का एक रेशियो डिसाइड करेंगे कि हम कितने प्राइस पे कितने कितने वॉल्यूम पे कितने प्राइस हमारे रहेंगे, क्या हमारा मॉडल आएगा। एंड उसके बाद तो इसमें वॉल्यूम प्राइस के रिलेशन डेवलप करेंगे। फिर आप अपने जो आपके टारगेट प्रॉफिट जो है, जो कि पहले से डिसाइड है, कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, तो आपके टारगेट प्रॉफिट फिर अब उसमें देखेंगे। उसके बाद आपको जो कॉस्ट मिल जाएगी यही टारगेट कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद आप किसी नए प्रोडक्ट या उसके जो, अगर आप अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं कॉस्टिंग स्ट्रक्चर को रिडक्शन के लिए, तो करंट आप स्ट्रक्चर को करेंगे, फिर आपके जो रिडक्शन प्रोग्राम है उनको सेट करेंगे और डिटेल एनालिसिस जो एबीसी और इन सबको टेक्निक को यूज कर सकते हैं। फिर आप अपने प्रोजेक्ट अपने जो प्लान्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस देखेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन देखें और कंटिन्यूस जो है आप इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, क्योंकि कॉस्ट इज जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात कहता है। तो यही इन्हीं स्टेप को इन्होंने फर्दर बताया है। मैं इसको शॉर्ट तेजी से थोड़ा सा करता हूँ क्योंकि क्लास की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व भी हमें करने हैं, 4-5 न्यूमेरिकल हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो सबसे पहला तो यही था कि कस्टमर के डिज़ाइन के किसी भी प्रोडक्ट के हमें स्पेसिफिकेशन देखने हैं, उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या फंक्शनैलिटी होगी, क्या उसका यूज़ होगा कस्टमर के लिए, क्या यूटिलिटी होगी, डिज़ाइन के स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे। स्पेसिफिकेशन मतलब डिज़ाइन किस तरह से होगा, कस्टमर के टेस्ट और एक्सपेक्टेशन क्या है।
और हमारे ये भी हमें देखना पड़ेगा इस लेवल पे कि कस्टमर जो हमारे कंपटीटर हैं, उनके प्रोडक्ट का क्या हाल-चाल है, वो किस तरह के फीचर उसमें दे रहे हैं, उनके हमें क्या और फीचर देने चाहिए या उन फीचर्स को हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो पहले आपने सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप है आप अपने टारगेट सेलिंग प्राइस को बताएँगे। जो आपका टारगेटिंग सेलिंग प्राइस जो है, क्या हो सकता है? जो आपने कस्टमर का डाटा लिया, मार्केट का डाटा लिया, फोरकास्टिंग टेक्निक लगाई, अपने प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस लगाए, आपने जो कि प्राइस को कौन डिसाइड कर रहा है, कंपटीटर डिसाइड कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, कस्टमर कितना पे कर सकता है, आप कितने वॉल्यूम पे उसको कितने मार्जिन के साथ बना पाएँगे, आपकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है। तो उससे आप टारगेट सेलिंग प्राइस एक तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ और दिया है कि प्राइस वॉल्यूम के रिलेशन आपको सेटअप करने हैं। फिर उसके बाद आपने जो आपके टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम को सेटअप कर लेंगे। अपने टारगेट कॉस्ट को आप टारगेट आपके सेलिंग प्राइस के साथ मैच करने के लिए कि हम किस वॉल्यूम पे उसको प्रोडक्ट को उतने प्राइस पे सेल कर पाएँगे। तो इसके बाद आपकी जो टारगेट वॉल्यूम्स हैं, वो ये कह रहा है टारगेट वॉल्यूम जो ज़रूरी है करने के लिए, क्योंकि आपको फिक्स कॉस्ट भी उसके हिसाब से देखनी पड़ती है कि उसको कैसे अपोर्शन करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, आपने टारगेट सेलिंग प्राइस और अपने वॉल्यूम वॉल्यूम प्राइस के प्रोजेक्शन को सेट कर लिया। उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी तो है वो तो आपके कंपनी के जो लॉन्ग टर्म के बिज़नेस प्लान्स हैं, जो स्ट्रैटेजी डेवलप की हैं कि भई कंपनी को कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, उनके पहले से प्लान होते हैं, तो उसके हिसाब से एक प्रॉफिट आ जाएगा। अब जब ये आपने प्राइस सेट कर लिया, प्रॉफिट सेट कर लिया, तो कॉस्ट तो बच गई, इसी को टारगेट कॉस्टिंग कहेंगे, जो या अलाउबल कॉस्ट कहेंगे, जिसको आप कहते हैं, तो इसी को टारगेट करना है। उसके बाद आपको ये आपका तो अगर किसी आप प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर को आप देखेंगे और फिर सारी चीज़ें, ये जो प्रिंसिपल हैं आपके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वगैरह, इससे फिर आप एक कॉस्ट रिडक्शन टारगेट सेट करेंगे अपने, और फिर आप ये सब चीज़ें हैं, इनको अचीव करेंगे। कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटी आपकी कहाँ-कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, और इन सब में आप सारी टेक्निक्स, वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करके चलेंगे, और फिर इसको कंटिन्यूअसली आप आगे ले जा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन जो है आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग का मतलब यही है कि आपको टारगेट मिलेगा एक कॉस्ट का, ये कॉस्ट है, इसको लाना है, ये एक प्रोडक्ट को हमें इस कॉस्ट पे इस फंक्शनैलिटी के साथ प्रोड्यूस करना है। ठीक है? तो उसी को टारगेट कॉस्टिंग कहते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज इन्होंने बताए हैं टारगेट कॉस्टिंग के, ये सम सॉर्ट ऑफ द सम थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कि आपको ये टॉप टू बॉटम कमिटमेंट है इसमें, क्योंकि मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, टॉप से बॉटम तक सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव्स वहीं से आते हैं और आपको एक कमिटमेंट लेवल उसमें देना पड़ता है, तो एवरीवन इज इन्वॉल्व इन दिस इनोवेशन। दूसरा आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि फर्म को आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं, आपने अगर अपनी टारगेट कॉस्टिंग की है तो आप एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट है। मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ये कंपटीशन जो है मार्केट डिसाइड कर रहा है, मार्केट डिसाइड करता है, मैनेजमेंट को फोर्स करता है कि आपको इस तरह की चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग को करना है कि वो आपके उस प्राइस पे कोई प्रोडक्ट बन सके जिससे कि वो मार्केट में बिक जाए। तो ये मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट हो जाता है, मतलब मार्केट इज द फोर्स विच इज ड्राइविंग टू द मैनेजमेंट टू in fact go on a particular manufacturing designing so that a product can be produced on a particular cost that having a specified functionality। और इसमें रियल कॉस्ट रिडक्शन होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप इसमें आपके सारे चीज़ें तो ऊपर से आ रही हैं। भाई आपको तो ऐसा तो है नहीं कि आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको टारगेट मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट को लाना है, तो रियल में आपका कॉस्ट रिड्यूस तो हो ही जाएगी। आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी को स्ट्रेंथ करना होता है, उनको रीइंफोर्स करना पड़ता है, और मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी देखनी होती है जिससे कि हम कॉस्ट सेविंग कर सकें और एक वैल्यू जनरेट कर सकें। सिंपली कॉस्ट नहीं कम करनी है। देखो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यूज किया है। आप अगर देखो द बेस्ट वैल्यू रियल सेविंग, इसमें क्या करना, रियल सेविंग टू अचीव द बेस्ट वैल्यू रादर देन सिंपलिंग लोअर द कॉस्ट। मतलब केवल कॉस्ट ही नहीं करनी है आपको कम, वैल्यू भी उसमें अचीव करनी है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी को भी इम्प्रूव करना है।
तो आई थिंक ये जो चीज़ उन्होंने पिछली बार क्लास में कहा था कि थोड़े-थोड़े पॉइंट डिस्कस करते रहें, तो आपकी अप्रोच बन चुकी है एक तरह से कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है। मुझे लगता है आप इसको एक बार और थोड़ा-सा एक बार देख लेंगे तो मेरे हिसाब से याद रह जाएगी और आप अपनी इन चीज़ों को लिख पाएँगे। आपको शुरू कहाँ से करना है? नीड से शुरू करना है, स्पेसिफिकेशन, फिर आपका अपना एनालिसिस, आप फिर किस वॉल्यूम्स और उन सब पे आप सेल प्राइस डिसाइड कर पाएँगे। फिर से सेल प्राइस जब डिसाइड हो जाएगा तो फिर आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो फर्म ने डिसाइड कर रखी है। प्रॉफिटेबिलिटी के बाद जो कॉस्ट बचेगी वो टारगेट कॉस्ट बचेगी। तो विद दिस आई थिंक वी शुड मूव ऑन दिस न्यूमेरिकल कॉस्ट। तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को करते हैं, तो सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 6, मैं 1 कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है? बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल इट प्रोडक्ट एट 1000 रुपी पर यूनिट। एक कंपनी जो है 1000 रुपए पे अपना प्रोडक्ट बेचती है। ड्यू टू कंपटीशन इट कंपटीटर आर लाइकली टू रिड्यूस प्राइस वाइज 15%। तो कोई कंपनी अपना 100 रुपए में सामान बेच रही थी, लेकिन जो कंपटीटर था तो उसने अपना प्राइस 15% जो है डाउन कर दिया। तो आपको ये सेलिंग प्राइस कौन बता रहा है? आप कंपटीटर की वजह से आपको डाउन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको मार्केट ड्रिवन अप्रोच भी कहा है उसमें। तो अब इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? बी वांट टू रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली बाय कटिंग द प्राइस बाय 20%। भाई मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि आप एक कोई प्रोडक्ट बेच रहे थे, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे थे ये 1000 रुपए में, ठीक है? आपका कंपटीटर आया, उसने 15% प्राइस को रिड्यूस कर दिया। तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा? आपको कहीं ना कहीं इस लेवल पे आना पड़ेगा ना। तो आपने क्या डिसाइड किया कि हम भाई 20% रिड्यूस कर देंगे। तो आपका प्रोडक्ट कितने का बिकेगा? 800 रुपए का। ये किसने डिसाइड कर दिया? मार्केट ने। ये टारगेट सेलिंग प्राइस हो गया अब ये इसका, ठीक है? और आपने ये भी किया कि हम चूंकि अब उससे भी कम कर देंगे, 20% कम कर देंगे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा वॉल्यूम जो 1.5 लाख हम बेचते थे वो अब 2 लाख हो जाएगा। तो दो चीज हो गई कि हम एक तो प्राइस कम कर देंगे और हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और एक टारगेट ये प्रॉफिट सेट कर रखा है 10% का। ये 10% का, ठीक है? ये फर्म का 10% का प्रॉफिट है। अब क्या है जी? अब ये है कि इस कॉस्ट स्ट्रक्चर पे हम अभी चल रहे हैं। हमारा एग्जिस्टिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है 40 रुपए है। तो हम जो रिड्यूस करके टारगेट लाएंगे वो ये कॉस्ट आएगी, ठीक है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर 55 है एग्जिस्टिंग में, जब हम 1000 रुपए का बेच रहे हैं, और जो हमारी टारगेट में 50 आ जाएगी। डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट 70 है, ऐसी ये 60 आ जाएगी। तो इन दोनों का सम है आपके डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और मशीनरी कॉस्ट को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसने कह दिया है। तो ये 525 है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, और ये फिर हो जाएगी आपकी 495 जो रिवाइज स्ट्रक्चर में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर जो हैं वो 22,500 ऑर्डर्स हैं, और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में है ये। तो जो टारगेट स्ट्रक्चर में है वो 21,250 ऑर्डर आएंगे। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 80 रुपए है। टेस्टिंग आवर्स कितने हैं? 45 लाख हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, और नए स्ट्रक्चर में 30 लाख हो जाएंगे। तो पर आवर कॉस्ट कितनी है उसकी? 2 रुपए पर यूनिट। और ये आपका जो है यूनिट यूनिट रिवर्क कितनी है? 100 रुपए पर यूनिट है। 12,000 यूनिट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में रिवर्क होती हैं, नए में 13,000 रिवर्क होंगी। उसके अलावा इन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर अलोकेटेड यूजिंग द कॉस्ट ड्राइवर। तो ये वाले जो यहाँ पे आपको ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, इनको कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से अलोकेट करना पड़ेगा, राइट? अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स पे ये दी हुई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट ये है, और मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस की ये है। तो 180 रुपए कॉस्ट इसकी आ रही है। तो करना क्या है जी? करना ये है कि कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट per unit and target cost for the proposed volume showing the breakup of element। तो टारगेट कॉस्ट आपको निकालनी है, ठीक है? टारगेट कॉस्ट आपको निकालनी है। तो टारगेट कॉस्ट तो आप बता ही सकते हैं कि भाई आपका सेलिंग प्राइस यहाँ से पता चल जाएगा आपको, और आपने 20% रिड्यूस कर देना है। तो टारगेट प्राइस तो सिंपल हो गया। आपका जो आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है 1000 था पहले, 20% आपने रिड्यूस कर दिया तो कितना बचा जी? 800, है ना?
आपका 20% कितना बचा, 800। आप ये आपका 800 हो गया, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये आपका 800 हो गया। तो और इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 10% प्रॉफिट करना है, तो 80 रुपये प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, तो आपका कितना बचा है, 720 रुपये आपकी टारगेट कॉस्ट होगी। है, तो एक तो चीज ये थी। अब ये क्या कहना चाहते हैं, अ, इसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट, ये तो मैंने बताई दी आपको। एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम्स के साथ जो हमने वो ब्रेकअप दिया है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, हमने केवल तो टारगेट कॉस्ट निकाल दी विद ए डिफरेंट एलिमेंट, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट बनाना है। तो करना क्या है, एक तो टारगेट कॉस्ट निकालनी थी, जो कि एक बहुत सिंपल था कि भाई 20% हम प्राइस, एक प्राइस चल रहा था उसमें से हमने 20% हमने कंपटीशन की वजह से अपना प्राइस घटा दिया, 10% हमें प्रॉफिट चाहिए तो टारगेट कॉस्ट आ गई। लेकिन ये कह रहा है कि जो हम वॉल्यूम, ये हम कह रहे हैं कि हम वॉल्यूम बढ़ जाएगा हमारा, इस पे हमें एक प्रपोज्ड वॉल्यूम पे टारगेट कॉस्ट हमारी क्या रहेगी। ठीक है, और हमें डिफरेंट एक ब्रेकअप बनाना है डिफरेंट एलिमेंट्स का, मतलब एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना है आपको, और उसके बाद टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। तो इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले तो टारगेट हमने जो है एक टारगेट कॉस्ट ही निकालनी है। तो टारगेट कॉस्ट इन्होंने यहाँ निकाल दी है, जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि 1000 पहले था और 20% हमें डाउन करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, तो 800 रुपये हमारा बच गया। और प्रॉफिट ये डिसाइड हमने कर रखा है पहले से, ये हमारा दिया हुआ है कि टारगेट प्रॉफिट आपका ये 10% है, तो टारगेट प्रॉफिट आपका 80 रुपये हो गया, 720 हो गया। ये बात तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई तकलीफ है नहीं। और मोटे तौर पे अगर इसको कहें तो बेसिकली टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं, उससे भी आपकी निकल जाएगी आराम से, अगर आप फॉर्मूले के टर्म में देखना चाहते हैं। अब करना क्या है जी, करना है कि अब एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट निकालना है इस पूरे वॉल्यूम के साथ, राइट, जो है कि टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम शोविंग द ब्रेकअप। ये एक एक काम तो छोटा सा कर दिया हमने, अब हमें ये और करना है, डिफरेंट ब्रेकअप निकालने हैं और एक फिर प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट बनाना है। तो ये दो काम और करने हैं, तो इसके लिए तैयार होते हैं। इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, जब आपका, अब इसका ब्रेकअप हमें बताना है, टारगेट कॉस्ट तो निकल आई, तो अब हमें उसका ब्रेकअप बताना है और फिर वॉल्यूम के साथ हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या रहेगा। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले बेसिकली कॉस्ट के कंपोनेंट क्या होते हैं, आपने तो कॉस्टिंग बहुत पढ़ी है, तो उसमें नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग जो आपके कॉस्ट हैं, उनको मिला के आपका जो है डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है, मशीन कॉस्ट को मिला के डायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है। तो वही चीज़ इन्होंने दिया है, ये सारी कॉपी इन्होंने लिया है कि आपकी ये जो तीन चीज़ हैं नए वाले स्ट्रक्चर में, 385 रुपये आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ये 385 रुपये ये आ गई। 50 रुपये आपका ये डायरेक्ट मैन लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, सही बात है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, तो 50 रुपये ये आ गई, और 60 रुपये आपका ये आ गया, 60 रुपये डायरेक्ट आपकी मशीनरी कॉस्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट आ गई, ये 495 रुपये आ गई। तो ये तो आपकी डायरेक्ट तीन चीजें, राइट। अब इसके बाद क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपके इतने रहेंगे, और आपको कह रहा है कि एक्टिविटी के बेस पे आपको अलोकेट करने हैं ये। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इन जो ये आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, इसको पर यूनिट पे निकालना पड़ेगा। तो आपको मैं अगर यही कहूँ कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपके, जैसे आपका ये वाला मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो आपका ऑर्डर वाला है, तो ऑर्डर वाला कितना होगा आपका, ये 2 रुपये पर आवर है, और 3 लाख 30 लाख आवर, ऑर्डर वाला, सॉरी ये ऑर्डर वाला है 21,250 आपके ऑर्डर होते हैं, और 80 रुपये पर ऑर्डर की कॉस्ट है, ये आपकी ऑर्डर कॉस्ट है। तो इसको अगर मैं पूरी यूनिट कितनी बना रहा हूँ, 2 लाख यूनिट बना रहा हूँ, इन 2 लाख पे अगर मैं इसको पोर्शन करूँ इस पूरी कॉस्ट को, तो कितना आएगा इसका आंसर, आप सोचिए कितना इसका आंसर आएगा। तो मैं देखता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये कैलकुलेटर तो खुल नहीं रहा मेरे पीसी में। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा समथिंग, ये करीब आ जाएगा 8.5। ठीक है, इसी तरह से आप इसको निकाल लेंगे, 2 लाख 60 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख,
तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी टेस्टिंग की 60, ये आपका कितना हो जाएगा 60 लाख, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो ये 30 रुपये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो आपकी है ये आपकी आ जाएगी ये इस तरह से 30 रुपये। और फिर ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रिवर्क वाली, ये रिवर्क वाली और ये आपकी टेस्टिंग वाली। तो ये रिवर्क वाली कितनी आएगी 13 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, 13 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख मतलब 7.5 रुपये पर यूनिट। तो ये आपकी ये जो कॉस्ट आई ये ओवरहेड कॉस्ट आई पर यूनिट के हिसाब से 30 रुपये पर यूनिट, ये 7.5 रुपये पर यूनिट। तो ये आपकी ऑर्डर कॉस्ट 8.5 हो गई पर यूनिट के हिसाब से, आपकी टेस्टिंग की कॉस्ट 30 रुपये पर यूनिट होगी और रिवर की कॉस्ट आपकी 7.5 हो गई। तो ये आपकी ओवरहेड हो गई। तो ओवरहेड कॉस्ट देखो इन्होंने निकाली होगी, ये निकाली हुई है ओवरहेड कॉस्ट इन्होंने, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, और ये इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से निकाली है। ये वाली जो ये वाला यहाँ जो इन्होंने यूज किया है दिस इज बेस्ड ऑन द ABC टेक्निक। तो इससे इन्होंने 8.5 ये निकाल दी जो मैं आपको बता रहा था, 30 इन्होंने ये निकाल दी। ये आपकी कौन सी है ऑर्डर कॉस्ट है पर यूनिट जो पड़ेगी, ये आपकी कौन सी है टेस्टिंग की, और ये कौन सी है आपकी रीवर्क की। तो ये आपके ओवरहेड हो गए सारे। ये ओवरहेड कितने हो गए 45 हो गए। तो आपके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई थी 495 प्लस ये आपकी 45 हो गई। तो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई 540 हो गई। इससे आपके फिर जो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं जो इन्होंने, ये तो हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले मिला दिए और जिसमें ओवरहेड्स वगैरह शामिल कर लिए, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो ये कुछ जो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट थी जिसमें R&D को भी अपोर्शन करना है और मार्केट एंड कस्टमर सर्विस को भी करना है, तो ये 180 रुपये और है। तो फिर आपने इसको क्या किया, इस कॉस्ट में जो ये 540 आ गई इसमें आपने अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट जोड़ दी, तो आपकी फुल प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई 720। तो आप कहेंगे यार ये तो हमने पहले निकाली थी 720, ये इसमें क्या किया इन्होंने, ये कुछ नहीं किया, इन्होंने ब्रेकअप करके आपको दिखा दिया इसका, ठीक है। ये इन्होंने इसका ब्रेकअप करके बता दिया कि ये कॉस्ट किसके कंपोनेंट क्या है। क्योंकि आपका क्या था, आपका ये सिंपल एक प्राइस था 800 रुपये जो आपने टारगेट सेलिंग प्राइस था, टारगेट सेलिंग प्राइस था 800 रुपये। फिर आपने 10% इसमें से मार्जिन ले लिया था तो ये आ गया था 80 रुपये। तो आपकी 720 तो कॉस्ट थी, लेकिन वो कैसे थी, उसका स्ट्रक्चर क्या था, है ना, नए वॉल्यूम पे क्या स्ट्रक्चर था वो ये सब कैलकुलेट करके बताया। क्योंकि देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट दी हुई है, लेबर कॉस्ट डायरेक्ट दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डायरेक्ट दी हुई है, ठीक है। ये कॉस्ट आपको ABC के बेस पे निकालनी है, ये ABC कॉस्टिंग जो होती है आपकी उसके बेस पे निकालनी है। तो इससे आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और उसके बाद आप इसमें जो आपकी अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट है जिसमें R&D है और आपकी कस्टमर सर्विसेज की कॉस्ट है उसको निकालेंगे, तो ये आपका 720 का जो फिगर था वो ये वाला ये मैच कर जाएगा इससे, ठीक है जी, ये आपका मैच कर जाएगा। तो एक स्टेटमेंट बनाना है इसमें, और कुछ नहीं करना है ज़्यादा। अब इसको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फिर इन्होंने बता देना है फुल वॉल्यूम पे। तो ये हमने यूनिट के लिए निकाला था। तो दोस्त अगर आप इसको वॉल्यूम के साथ गुणा कर देंगे तो अपने आप ये ऐसे ही का ऐसे स्ट्रक्चर उठ के नीचे आ जाएगा। तो इसमें जैसे सेल्स है 801 की है, 2 लाख की कितनी होगी, 2 लाख यूनिट्स की कितनी होगी, ये आपकी हो गई 16 करोड़ आई थिंक, यस 160। दिस इज सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। फिर ऐसी मटेरियल 385 था, इसमें 2 लाख की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी, इसमें 2 लाख की मल्टीप्लाई कर दो 50 में, 60 मशीन की कॉस्ट 60 थी, इसमें 2 लाख की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। मैं जो आपकी जो इन्होंने कॉस्ट यहाँ पे दिया था ना, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 495 इंटू 2 लाख। फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो हमने यहाँ ये 45 रुपये कैलकुलेट किए थे ABC के हिसाब से, इनकी 2 लाख से गुणा कर दो, तो इससे आपकी 540 टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो ये आपकी 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपके जो ग्रोस मार्जिन हैं, ग्रोस मार्जिन आपके क्या रहेंगे, ये आप सिंपल इसमें से 5 जो आपके 800 में से 540 घटा दोगे तो आपके ग्रॉस मार्जिन आ जाएंगे। ग्रॉस मार्जिन में से आप अपनी अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दो, लेकिन ये सारी वॉल्यूम के साथ है यहाँ पे कॉस्ट, तो 2 लाख से हर कंपोनेंट को गुणा करनी पड़ेगी। तो इससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बच जाएगी, तो सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो दिस नथिंग बट जस्ट टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी।
ठीक है, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगी कि भाई हमारी टारगेट कॉस्ट क्या होती है, टारगेट कॉस्ट आपकी यही होती है, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिटेबिलिटी, टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट जिसको भी आप कहें। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, इसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। और बाकी तो ये ब्रेकअप है, ये तो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी किया होगा। अगर कोई तकलीफ है इसको समझने में या कोई और मोर क्लैरिटी यू वांट तो let me come to know. I think not a very complex this complex problem. Let's move on illustration number 7. तो illustration number 7 में क्या है जी? illustration number 7 में देखिए, डेस्कटॉप कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल 750 यूनिट ये बनाते हैं। द फुल कॉस्ट जो है वो यूनिट की कितनी है? 100 रुपए है। ये 750 यूनिट बनाते हैं और 100 रुपए उनकी फुल कॉस्ट है। The company has fixed its price to earn 20% return on investment. ये 3 डाटा दिए हैं। 3 डाटा क्या-क्या हैं जी? एक तो उनका वो 750 यूनिट बनाते हैं। दूसरा क्या है, उनकी कॉस्ट 100 रुपए है और वो अपने इन्वेस्टमेंट पे अर्न करना चाहते हैं, जो उन्होंने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उस पे 20%। तो देखो भाई, ये आपकी कॉस्ट है, ये वॉल्यूम आपने किया है और ये तो आपके मैनेजमेंट ने फिक्स कर दिया या इन्वेस्टर ने फिक्स कर दिया कि भाई हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें इतना रिटर्न चाहिए। तो आप अगर इसका जो रिटर्न है, ये वाली कॉस्ट को जो आप रिटर्न चाहते हैं यहाँ लोड करना पड़ेगा। इसकी जो कॉस्ट आएगी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न की, उसको आपको एक समझिए कि ये प्रॉफिट है एक तरह का। तो इसको ये यहाँ लोड करेंगे तब आपकी एक टारगेट सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, तो करना क्या है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द अबव, आल्सो कैलकुलेट द मार्कअप ऑन द फुल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये भी कोई आई थिंक मुश्किल सवाल तो नहीं है, तो चलो मैं करते हुए बताता हूँ कैसे होता है। आप क्या करते हैं, आपकी फुल कॉस्ट है 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए आपकी फुल कॉस्ट है, प्लस आप क्या करना चाहते हैं कि आपने जो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पे आप चाहते हैं 20% रिटर्न लेना। तो पर यूनिट पे कितना कितना आएगा? 7500 आएगा। ये नीचे इसके 7500 पे एक यूनिट के लिए इतना आ जाएगा ना। तो आप देखेंगे तो इससे आपकी कॉस्ट यहाँ निकल के आ जाएगी है। तो कैसे निकालते हैं, देखो इसमें क्या क्या करना है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द अबव। तो सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे, हमारी जो कॉस्ट है उसमें 20% रिटर्न निकाल के उसको इससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट पे जो रिटर्न चाहिएगा वो आ जाएगा, तो उससे सेलिंग प्राइस निकल आएगा। आल्सो कैलकुलेट द मार्कअप ऑन द फुल कॉस्ट। तो मार्कअप कितना है फुल कॉस्ट पे, वो जस्ट एक परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा क्या सवाल है, इफ सेलिंग प्राइस इज कैलकुलेट अबव रिप्रेजेंट द मार्कअप फॉर 40% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये एक दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल इसी का क्या है, कैलकुलेट द कंपनी इनकम इफ इट हैड चेंज सेलिंग प्राइस 115, एट दिस प्राइस द कंपनी वुड हैव सोल्ड 6750 यूनिट। अच्छा, और ये अलग अलग सवाल हैं चार। इन रेस्पॉन्स टू द कम्पिटिटिव प्रेशर द कंपनी मस्ट रिड्यूस द प्राइस टू नेक्स्ट ईयर 105 रुपए in order to achieve the sale 7500 unit. The company also plan to reduce the investment on itna if a 20% of the investment should be maintained. What is the target cost for the next year? चलो इसको एक एक करके करते हैं। तो पहले तो डाटा यही है, इतने को करते हैं कि पहले में तो 3 डाटा है कि भाई आपके पास इतना वॉल्यूम है, इतना हमारी कॉस्ट आ रही है, इतना हमें इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहिए। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा और उसका मार्कअप क्या होगा, पहले इतने सवाल को देखते हैं जी। तो देखिए पहले सवाल में क्या है, आपका टारगेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, फुल कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, टारगेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टारगेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो इन्होंने यहाँ बताया नहीं है कैसे निकलेगा, लेकिन चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ कैसे निकलेगा। ये आपका ये निकलेगा कि जो ये टारगेट प्रॉफिट आ रहा है, ये वाला टारगेट प्रॉफिट, तो ये कैसे निकलेगा आपका। देखिए जो 9 लाख इन्वेस्टमेंट है इंटू 20%, उसको पर यूनिट पे कितना आएगा 7500, इसको आप कैलकुलेट करिए। तो ये कितना आएगा, तो ये आपका कितना आ रहा है जी, ये आपका आ रहा है 24 रुपये।
तो ये इन्होंने 100 प्लस 24, तो 24 कैसे निकला वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको इतना इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न चाहिए, तो पर यूनिट कितना आपको मिलेगा, तो आपका ये 24 हो गया। तो मार्कअप कितना हो गया, मार्कअप सिंपल हो गया, आपका 100 रुपए है और आपका प्रॉफिट 24 है, तो मार्कअप कितना होगा 24%, सीधे सीधे, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब क्या है, अब सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड सवाल क्या है जी, सेकंड सवाल है कि इफ द सेलिंग प्राइस कैलकुलेटेड अबव, जो हमने कैलकुलेट किया 124, रिप्रेजेंट ए मार्कअप ऑफ 40% ऑन द वेरिएबल कॉस्ट। जो ये सेलिंग प्राइस जो अब जो हमने निकाला है ना, ये क्या 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 रिप्रेजेंट करता है, ये 40% वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मार्कअप है। जो ये सेलिंग प्राइस है हमने जो निकाला है ना, ये आपका 40% वेरिएबल कॉस्ट पे मार्कअप करता है, तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो ये भी सिंपल सी बात हो गई कि भाई जो आपने प्राइस निकाला है, ये वाला जो हमने प्राइस निकाला ना 124, जो हम पहले निकाले, ये वाला जो प्राइस 124 निकाला, तो ये 124 जो है ये वेरिएबल कॉस्ट पे वेरिएबल 40% उस पे मार्कअप है, ठीक है। तो अगर ये सेलिंग प्राइस आपका, अगर ये सेलिंग प्राइस, ये वाला जो आपका, इधर देखिए आप यहाँ देखिए, ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, ये क्या प्रेजेंट करता है, वेरिएबल कॉस्ट पे 40% मार्कअप, मतलब वेरिएबल कॉस्ट इंटू 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, मार्कअप इसी को तो कहेंगे 40%। तो दिस इज 124 जो हमने निकाला था, एंड दिस इज, आप इसको 1 वीसी कहिए और इसको प्लस 0.4 वीसी कहिए, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 वीसी वेरिएबल कॉस्ट। तो वीसी कितना आ जाएगा, वीसी आ जाएगा आपका 124 डिवाइडेड बाई 1.4, ठीक है। तो ये आपका आ गया 89। इसको कैलकुलेट, तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली मैं कैलकुलेट करके देखा है, ये 88.57 आएगी ये वैल्यू, तो इसको इन्होंने 89 लिख दिया। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी हो गई, 89 हो गई, ठीक है जी। अब ये क्या करे, कैलकुलेट द कंपनी इनकम इफ इट हैड चेंज द सेलिंग प्राइस टू 115, कह रहा है इन्होंने सेलिंग प्राइस जो है वो 115 कर दिया, और आपका इसने क्या किया, ये कंपनी का इनकम करना है, अगर इन्होंने ये सेलिंग प्राइस 115 कर दिया और आपका यूनिट सोल्ड इतने हो गए, तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आएगा। तो आप एक कंट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट में जरूर पढ़े होंगे। उसमें कंट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम, अगर सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इसी से हम सारी मार्जिन कॉस्टिंग करते थे वहां पे, है आपने इंटरमीडिएट में ये करी होगी। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इससे हम आपका इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे। तो आपकी जब 7500 यूनिट पे आप 124 बेचते थे और आपकी 89 कॉस्ट आ रही थी, और 7500 यूनिट पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, फिर कंट्रीब्यूशन इतना हुआ, ठीक है। और रिवाइड वॉल्यूम पे आपने प्राइस को भी घटा दिया और आपका वॉल्यूम भी घट गया, तो उससे कंट्रीब्यूशन इतना आया। तो आपका क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, आपका कंट्रीब्यूशन ड्रॉप हो गया। कंट्रीब्यूशन ड्रॉप कितना हो गया, 87,000 से आपका कंट्रीब्यूशन ड्रॉप हो गया, ठीक है। ये वाला 87,000 से आपका कंट्रीब्यूशन कम हो गया। भाई पहले आप जो थे 7500 यूनिट बेचते थे, 124 रुपये प्राइस था, और वॉल्यूम भी आपका जो था आपका 7500 था। वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ फिक्स ही है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कम हो गया। तो इंक्रीज इन द सेल प्राइस इज नॉट डिजायरेबल बेनिफिशियल ड्यू टू द रिडक्शन इन कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कम हो जा रहा है, तो ये मतलब कंपनी को नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब ये कह रहा है इन रेस्पॉन्स टू द कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कुछ ऐसे हैं मार्केट से कॉम्पिटिटिव प्रेशर आ रहे हैं, द कंपनी मस्ट रिड्यूस इट्स प्राइस टू 105। भाई जो पहला प्राइस 124 था उसको 105 करना है, इन ऑर्डर टू अचीव द सेल यूनिट इतना। अगर हम 750 7500 यूनिट बेचना चाहते हैं, तो हमें प्राइस अपना 124 से घटा के 7500 यूनिट लाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 8,25,000 जो इन्वेस्टमेंट है, वो कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कम करना चाहती है, पहले 9 लाख था,
If a 20% on return on investment is to be maintained, what is the target cost per unit? तो ये तो वैसे पहले जैसे सवाल हो गया एक तरह से। आपका आपका देखिए, आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस अब क्या मिल रहा है चौथे सवाल में, वहीं पे नीचे करके दिखाता हूँ आपको, तो वहाँ समझ में आएगा आसानी से। आपका क्या है कि जो ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस आपका, या इसको टारगेट सेलिंग प्राइस करो, 105 आ गया। तो कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी को क्या चाहिए, एक प्रॉफिट चाहिए अपना। उनने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 8,25,000 घटा दिया इसको, और इस पे इन्होंने 7500 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, और 20% का इनको प्रॉफिट चाहिए। तो इनको कितना कितना प्रॉफिट चाहिए, तो इसको आप अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी जनाब ये 2200 रुपये, 22 रुपये वैल्यू आएगी। ये इन्होंने यहाँ 24, ये गलत कैलकुलेट किया है, रॉन्ग है, 22 रुपये आएगी। तो आपका टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो टारगेट सेलिंग प्राइस कितना, 105 माइनस 22, तो 105 माइनस 22 जो है 105, 83 रुपये आपका ये टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। ये जो इन्होंने यहाँ निकाली, आंसर ठीक लिखा है, ठीक है, आंसर इन्होंने ठीक लिखा है, लेकिन इसमें इन्होंने जो ये वाला 24 निकाला है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है ये वाली, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मूव ऑन द इलस्ट्रेशन 8। द क्लास लेंथ इज गोइंग इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, तो थोड़ा तेज करते हैं। एबीसी एंटरप्राइज हैड प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। एक इन्होंने ड्राफ्ट बजट पेश किया, इसमें ये 10,000 यूनिट बेचेंगे। सेलिंग प्राइस जो होगा 30 रुपये का होगा। वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप है, डायरेक्ट मटेरियल 8 रुपये है, लेबर 6 रुपये है। वेरिएबल ओवरहेड जो हैं 50 पैसे हैं, 2 आवर्स के लिए 50 पैसे पर आवर है, तो 1 रुपया है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन कितने क्या होता है, मैंने बताया था कि कंट्रीब्यूशन आपका सिंपल आप ये मान लीजिए, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपका ये सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो इसमें देखो ये सारी चीजें क्या हैं, ये इतनी जो हैं, एक मिनट, ये सारी चीजें जो इतनी चीजें हैं, ये वाली क्या है, ये आपकी वेरिएबल है। देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है। तो 30 में से अगर 15 घटाएंगे तो 15 आपका क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। ये आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 आ गया। और बजटेड कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, इस कंट्रीब्यूशन पे पर यूनिट से अगर आपने बजटेड वॉल्यूम को गुणा कर दिया, जो बजटेड वॉल्यूम है आपका, बजटेड वॉल्यूम आपका ये 1000 यूनिट है ये वाला। तो आपने 1000 यूनिट को जब 15 से इससे गुणा किया तो ये आपका आ गया 1,15,000। और फिक्स कॉस्ट दी हुई है इन्होंने, फिक्स कॉस्ट 1,40,000 है। तो हमें टारगेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है, बजटेड प्रॉफिट कितना मिल रहा है, सॉरी बजट बनाया ये तो 10,000 रुपये। ये इन्होंने एक बजट पेश किया। अब हुआ क्या, बजट तो पेश कर दिया, लेकिन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं है इस बजट से। वो कह रहे हैं कि भाई नया बजट लेके आओ जिसमें हमें हायर प्रॉफिट चाहिए। कह रहे इतना बजट हमें ठीक नहीं लगता, ये 10,000 रुपये का लेके आए हो प्रॉफिट, ये ठीक नहीं है। कह रहे नया बजट बना के लाओ। द वर्किंग पार्टी रिपोर्ट बैक इन एंड ही कम्स विद द फॉलोइंग सजेशन दैट विल लीड टू द बजटेड प्रॉफिट 2500। ये कुछ एक पार्टी ने कुछ काम किया, जो टीम थी उसने अपना एक काम किया। उन्होंने कहा कि हम अब नया जो बजट लाए हैं वो 2500 प्रॉफिट रहेगा। लेकिन उनका प्लान क्या है, द कंपनी शुड स्पेंड 28,500 ऑन द एडवर्टीजमेंट। कह रहा है कि ये प्रॉफिट अचीव करने के लिए हमें 28,500 एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ेगा, और हमें सेलिंग प्राइस 32 रुपये लेना पड़ेगा। देखो पहले जो सेलिंग प्राइस था 30 रुपये था। नए बजट में क्या है, इन्होंने क्या क्या चीज चेंज की, एक तो वॉल्यूम चेंज कर दिया, ठीक है, सो नॉट वॉल्यूम, इन्होंने प्रॉफिट चेंज कर दिया। उसके बाद इन्होंने एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा इनको, और इनको क्या है कि 32 रुपये पर यूनिट ये बेचेंगे उसको, सेलिंग प्राइस इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कह रहा ठीक है हमने सब कुछ कर लिया, क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट वगैरह करेंगे तो हमारी यूनिट और ज़्यादा बिकेंगी हैं, तो हमारी यूनिट 12,000 बिकेंगी। तो इस बजट में और इस बजट में क्या फ़र्क है, एक तो प्रॉफिट का चेंज है, 10,000 से 25,000 है। आपके इसका एडवर्टीजमेंट का एक एडिशनल खर्चा है जो पहले नहीं हो रहा था। सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा, कंपनी ने सेलिंग प्राइस भी बढ़ाएगी और वॉल्यूम भी बढ़ाएगी, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्होंने कहा इस प्लान को मीट करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि पहले तो 10,000 था 12,000 करेंगे,
however the workforce must be able to reduce the time taken to produce the each unit। कह रहा है कि हम 12 पहले हम 10,000 बनाते थे, अब 12,000 बनाएंगे तो जो वर्क फोर्स है उसको अपना टाइम कम करना पड़ेगा, लेबर आवर हमें कम करने पड़ेंगे। लेबर आवर जो पहले हमारे ये 2 आवर्स होते थे एक तरह से, वो कम करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, लेबर ऐसे कैसे कम करेगी, उसको उन्होंने कहा कि हम एक इंसेंटिव स्कीम ले आए हैं। द इट इज प्रपोज टू ऑफर ए पे एंड प्रोडक्टिविटी डील विच द वेज रेट पर आवर इज इंक्रीज टू 4 रुपए। उन्होंने कहा कि भाई पे प्रोडक्टिविटी की हम डील ले आएंगे जिसमें हम वेज के आवर जो है, पहले जो कोई वेज के आवर होंगे वो इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन नए वेज के आवर जो है 4 रुपए हम कर देंगे। द आवरली रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज अनअफेक्टेड। तो ये आवरली रेट जो होगा ये रेट चेंज नहीं होगा, आवरली आवर चेंज होंगे, ये आप गौर कीजिएगा भाई, ये आवर तो चेंज होंगे, आवर तो चेंज ही वही तो करना है, लेकिन आवरली वेरिएबल रेट जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। आवरली जो आपका रेट है, ठीक है, ये वाला जो 0.5 है ओवरहेड वाला, वो चेंज नहीं होगा। और हमने लेबर पावर है वो है आपका वर्किंग, जो आपके वेज रेट है उसको इंक्रीज कर दिया। तो इस केस में आपको टारगेट लेबर टाइम निकालना है प्रॉफिट निकालने के लिए। अब यहाँ क्या निकालना है, देखो यहाँ टारगेट लेबर का टारगेट टाइम निकालना है। तो पहले जो लेबर का टाइम होता था वो कुछ अलग होता था, क्योंकि हमें ज्यादा यूनिट बनाने हैं। तो अब हमारा क्या एक बजट बनेगा इन नए वॉल्यूम्स के साथ, नए प्रॉफिट टारगेट के साथ, नए सेलिंग प्राइस के साथ। तो इसको देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक छोटा सा एक फॉर्मूला आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपके ये याद होगा कि वही कंट्रीब्यूशन वाला, जो आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये थोड़ा फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कैसे अप्रोच करते हैं, देखो टारगेट प्रॉफिट तो 25,000 है नए, उसमें फिक्स कॉस्ट आपकी 1,40,000 है जो कि अनअफेक्टेड है, वो पुराने चीज में भी थी अब भी है। एक ये एडिशनल खर्चा आया है एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, एडिशनल खर्चा आया है एडवर्टीजमेंट का 28,500। तो ये सब निकाल के इन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन कर दिया। आप कहोगे यार ये कैसे आ गया भाई, ये तो प्रॉफिट में फिर कॉस्ट ऐड कर रहा है, फिर पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये कैसे आ जाएगा। देखो ऐसा है कि आपका जो ये आपका टारगेट प्रॉफिट जो है, अगर हम इसको सही इक्वेशन से समझें तो आपका ये होता था बेसिकली ऐसे, सेल प्राइस होता था, ये क्या होता था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, ये तो होता था। अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है कि जो आपके टारगेट प्रॉफिट है इसमें ये आपका क्या जोड़ दिया इसने, फिक्स कॉस्ट, ये वाली, ये फिक्स कॉस्ट जोड़ दी, ये तो पहले वाली भी आ रही थी। इसके बाद इन्हें एडवर्टीजमेंट की फिक्स कॉस्ट जोड़ दी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों चीजों को, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी सेलिंग प्राइस है माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगी जी, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट तो ये रहा और फिक्स कॉस्ट ये रही। तो ये जो ये क्या बचा, ये बचा एस माइनस बी मेरे पास, सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसी को तो ये कंट्रीब्यूशन कह रहा है। ये क्या है, ये बेसिकली एस माइनस बी बचा आपके पास, इसी को ये क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन कह रहा है, कंट्रीब्यूशन कह रहा है, इसी को कंट्रीब्यूशन कह रहा है, ये वाली चीज जो है। तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया, तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया। इसके बाद सेल वॉल्यूम्स उन्होंने बताए हुए हैं नए वाले, 12,000 बेचेंगे। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 16 रुपए 125 पैसे आ गया, ठीक है। इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है जो मैंने क्लियर किया है। तो अब आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो टारगेट सेलिंग प्राइस 32 रुपए आपका डिसाइड हुआ है, ये वाला जो आपका प्राइस डिसाइड हुआ है 32 वाला डिसाइड हुआ है। इसमें से आपने कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, ठीक है। आपने अगर इसमें से कंट्रीब्यूशन निकाल दिया तो ये क्या बचेगा, टारगेट कॉस्ट ही बचेगी आपका। ये देखिए, ये जो स्टेप है आपके पास, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में से इन्होंने कंट्रीब्यूशन घटाया है यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन, तो क्या बचेगा, ये क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
तो ये क्या बचा, ये क्या बची, वेरिएबल कॉस्ट बच गई ना, ये वेरिएबल कॉस्ट बच गई ना ये वाली। तो ये इक्वेशन जो है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल, सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टारगेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये जो चीज आई है ये वाली, ठीक है। तो ये आपकी टारगेट वेरिएबल कॉस्ट बच गई यहाँ पे। अब जो ये टारगेट वेरिएबल कॉस्ट यहाँ बच गई, अब टारगेट वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, हमें क्या निकालना था, हमें लेबर का निकालना था, लेबर का क्या क्या घंटे हमें बताने हैं। तो घंटे पहले हमें रेट पता चलेगा तभी तो हम घंटे बताएंगे, क्योंकि हमने क्या दिया उसका 4 रुपये फिक्स कर दिया था ना प्राइस, तो घंटे तो तभी पता चलेंगे हमें। तो जो वेरिएबल कॉस्ट अब बची यहाँ पे, ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट बच गई, ये वाली जो ये वेरिएबल कॉस्ट बची है ये वाली, ठीक है। तो इस वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, मटेरियल है प्लस लेबर है, ठीक है, और फिर इसके ओवरहेड हैं, मटेरियल और लेबर के ओवरहेड हैं, यही तो है। तो जब भी वेरिएबल कॉस्ट में से मटेरियल कॉस्ट आपने घटाया, ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, लेबर कॉस्ट बची और उसके वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट बचे, लेबर और उसके वेरिएबल ओवरहेड बच गए, ठीक है। तो अप्रोच क्या निकली थी कि आपका सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट में से आपने मटेरियल निकाल दिया तो केवल लेबर और उसके और ओवरहेड कॉस्ट बच गई। अब क्या है, ये आपकी कॉस्ट है किसकी, लेबर की और ओवरहेड की। लेबर आवर आपके कितने होने चाहिए थे, है ना, ये हमें निकालना था कि भाई टारगेट लेबर आवर कितने होंगे। तो मान लो लेबर आवर आपके सपोज मान लो ए हैं, इन्होंने कुछ और लिए होंगे, मैं वो नहीं समझ रहा। तो आपके लेबर आवर ए हो गए इंटू 4, क्योंकि 4 रुपए पर यूनिट ले रहे थे आप। फिर आप क्या कर रहे थे कि आपके जो ओवरहेड थे वो 0.5 रुपए पर आवर थे, तो 0.5 है, ठीक है। ये आपका लेबर कॉस्ट हो गई और ये आपकी ओवरहेड कॉस्ट हो गई। इसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो लेबर कॉस्ट बची यहाँ पे, ये लेबर कॉस्ट में आपके लेबर और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट बची यहाँ पे, इसमें लेबर आवर आपके हमें पता नहीं, लेबर आवर तो निकालने हैं हमें, यही तो सवाल था, टारगेट लेबर आवर क्या होंगे। तो लेबर आवर और लेबर आवर क्रिएट को गुना गई तो लेबर आवर का पूरी ये कॉस्ट हो गई, प्लस वेरिएबल जो आपके ओवरहेड हैं, क्योंकि 0.5 रुपए पर घंटा, ठीक है, वो वहां थे। तो ये कितना हो गया, इसको आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 4.5 ए, इज द नंबर ऑफ लेबर के आवर। तो कितने हुए, ए इज इक्वल टू कितना होगा, 7.875 डिवाइडेड बाई 4.5। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके आ जाएंगे लेबर के घंटे। लेबर के घंटे कितने आ गए जी आपके, ठीक है, ये आपके आपके लेबर के घंटे कितने आ गए, लेबर के घंटे आ गए आपके ये वाले, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, जो हमने ये किया भी था ना कि ए इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आया था हमारा, 7.875 डिवाइडेड बाई 4.5, सॉरी 4.5, है ना, 4.5। तो इससे आपके आ जाएंगे 1.75 घंटे, ठीक है, 1.75 घंटे। बाकी पूरी यूनिट पूरे टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट, वो कितने घंटे चाहिए आपको, कितने घंटे चाहिए जो आप वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं उस वॉल्यूम पे। भाई पर यूनिट पे कितना आ गया था आपका, पर यूनिट पे आपको कितने मिल रहे थे, पर यूनिट पे आपको चाहिए आपका 1.75 आवर चाहिए। फिर आपको 12,000 पे कितना चाहिए जी, 12,000 पे आपको चाहिए 21,000 आवर्स, लेबर आवर्स चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हमने निकालना है। इसमें ये पूछ रहा था आपको असर्टेन द टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए टारगेट लेबर का टाइम क्या होगा वो बताना था। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या है, यू आर द मैनेजर ऑफ पेपर मिल एम लिमिटेड। ऑब्वियसली आप मैनेजर बनी जाओगे जब कॉस्ट अकाउंटिंग करके जाओगे तो, एंड हैव रिसेंटली कम अक्रॉस द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द पेपर। एक पेपर इंडस्ट्री के आप पर्टिकुलर टाइप के पेपर के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली, विच इज बीइंग सोल्ड एट ए सब्सटेंशियली लोअर रेट बाय द अनदर मैन्युफैक्चरर एबीसी। एक एबीसी कंपनी है, आप तो एम लिमिटेड में है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का पेपर जो है वो बड़े कम दाम पे बेचती है बाजार में, देन द प्राइस चार्ज बाय योर मिल, ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग की दिक्कत है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि एक दूसरी मिल जो है एक पर्टिकुलर टाइप का पेपर आपसे बहुत कम दाम पे बेचती है,
द वैल्यू चेन ऑफ वन टन ऑफ द सच पेपर इज गिवन बिलो। उसकी वैल्यू चेन ऐसी है, एबीसी लिमिटेड जो कम दाम पे बेचती है ना, उसका ये स्ट्रक्चर है कि वो क्या करती है, अब एबीसी लिमिटेड मर्चेंट को बेच देती है, मर्चेंट प्रिंटर को बेच देता है और फिर ये कस्टमर को चला जाता है। इस तरह से उनका एबीसी सेल दिस पर्टिकुलर पेपर टू मर्चेंट एट 1466 रुपए 1446। ये एबीसी क्या करती है ना, ये जो दूसरी कंपनी है ये एबीसी जो सस्ता बेच रही है, ये मर्चेंट को कितने में बेचती है, 1466 रुपए में बेचती है। ठीक है, और उसको क्या करती है, उसको फ्रेट भी पे करती है 30 रुपए पर टन का। ठीक है, ये एबीसी क्या करती है, इसको इतने रुपए का बेचती है और फ्रेट पे कर देती है उसको, मर्चेंट को फ्रेट दे देती पे करती है कि भाई तुम ले जाओ इसको, ये तुम्हारा हम 30 रुपए फ्रेट और दे देते हैं तुम्हें। और उससे कितने पैसे लेती है, 1466 रुपए लेती है 1 टन पेपर के। एवरेज रिटर्न एंड अलाउंस अमाउंट टू 4% ऑफ सेल एंड अप्रोक्सीमेटली 60 रुपए पर टन। लेकिन ये कह रहा है कि 1 टन जो ये बेचते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, 30 रुपए तो मर्चेंट वाले को दे देते हैं फ्रेट के, और 60 रुपए का उनका रिटर्न हो जाता है एवरेज। उन्होंने निकाला हुआ है कि एवरेज उनका रिटर्न जो है 60 रुपए के करीब उनको वापस सामान आ जाता है। तो इनको पर टन पे कितना मिल रहा होगा एबीसी कंपनी को, अगर ये 1466 रुपए आपका उसको बेचते हैं, 30 रुपए फ्रेट का पे कर देते हैं और 60 रुपए का करीब इनका सामान वापस आ जाता है जो किसी काम का नहीं होता, तो इनको कितनी कॉस्ट पड़ती होगी पर टन की, तो आप निकाल लो। 6 369 16 5 3 1 इनकी जो है इतने रुपए इनको, ये इतने रुपए इनको पड़ते होंगे 1356 रुपए, राइट। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू चेन ऑफ योर कंपनी थ्रू विच द पेपर रीचेज टू द अल्टीमेट कस्टमर इज सिमिलर टू एबीसी लिमिटेड। कह रहा है हमारा भी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वैसा ही है, लेकिन हमारा क्या दिक्कत है कि हमारी मिल जो है वो मर्चेंट को नहीं बेचती। हमारा जो है मर्चेंट जो रिसीव करता है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो हमने हरियाणा में बनवा रखा है कंपनी का। हमने क्या कर रखा है, पहले हम हरियाणा में हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उसमें पेपर भेज देते हैं, वहां से मर्चेंट लेके जाता है। शिपमेंट कॉस्ट फ्रॉम मिल टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 11 रुपए पड़ती है। भाई 11 रुपए आपकी जो है मिल फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक भेजने की कॉस्ट है पर टन। वाइल द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैव एस्टिमेटेड 25 रुपए पर टन। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड ऑफ द एस्टिमेटेड 58 टन। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है भाई, उनका स्ट्रक्चर तो सीधा सीधा ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ये रहा। वो तो सीधे क्या करते हैं, एबीसी वाली कंपनी वाले मर्चेंट को भेज देते हैं, मर्चेंट आगे प्रिंटर को भेज के कस्टमर को भेज देता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो मिल है, हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसके आप मैनेजर हैं, उसमें ये मिल जो है, मिल पहले क्या करती है, मिल पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भेजती है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मर्चेंट को भेजता है और फिर ये आगे प्रिंटर को भेजते होंगे और फिर ये कस्टमर को जाता होगा। तो हमारे यहाँ ये एक चीज और एडिशनल है। दूसरा क्या है कि हम जब इस मिल से इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भेजते हैं तो हमारी क्या क्या कॉस्ट आती है। एक तो हमारा शिपमेंट की कॉस्ट आती है 11 रुपए, ये रही। उसके अलावा क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को हम मेंटेन करते हैं, उसकी कॉस्ट होती है 25 रुपए पर टन। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में हमने कैपिटल लगाया हुआ है उस पर 58 रुपए पर टन का रिटर्न भी चाहिए। तो हमारी एडिशनल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी होगी, 11 रुपए ये होगी, 25 रुपए ये होगी और 58 रुपए ये हो गई। ठीक है, लेकिन ये हमारे ये रिटर्न ये सब नहीं है। अब आई थिंक इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। करना क्या है जी, ये सब तो थी हमारा स्ट्रक्चर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मिल में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। यू मे अज्यूम दैट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड बाय योर कंपनी इज 120 रुपए पर टन ऑफ सच पेपर। तो ये आपका टारगेट प्रॉफिट है। ठीक है, वो कह रहा है हमारी टारगेट कॉस्ट क्या रहेगी अगर हमारी कंपनी ये चाहती है, क्योंकि भाई हमें भी तो उसी भाव पे बेचना पड़ेगा जो जो वो भाव मर्चेंट को बेच रहा है। हमें एक तरह से ये आपकी एक तरह से ये वाली जो कॉस्ट हमने निकाली थी वो टारगेट कॉस्ट, सॉरी टारगेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा ये वाला। तो ये वाला मर्चेंट कितने में लेगा, मर्चेंट को ये 30 रुपए दे रहे हैं तो मर्चेंट हमसे 30 रुपए कम तो वो मांगेगा और 60 रुपए वो लौटा देता है। तो मर्चेंट को कितने का पड़ता होगा ये, तो मर्चेंट को ये कितने का पड़ता होगा, मर्चेंट को सिंपल आपका पड़ता होगा दूसरी कंपनी का माल 1466 रुपए का, 30 रुपए उसको वापस मिल जाते हैं
और 60 रुपए का कम सामान वो करीब करीब ये रिजेक्शन टाइप का आ जाता है, रिटर्न वगैरह अलाउंस वगैरह आ जाते हैं। तो उसको कितने का पड़ता होगा ये? निकाला था वो 1300 कितने का आ रहा था, 60 और 30 90, तो 6965, 1356 रुपए का। तो हमें भी मर्चेंट को कितने का बेचना पड़ेगा, 1356 का बेचना पड़ेगा। तो ये टारगेट सेलिंग प्राइस तो ये हो गया। उसके अलावा हमारी जो कॉस्ट है 11 रुपए ये कॉस्ट है मेंटेन करने की, 25 रुपए ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, 11 रुपए शिपमेंट वाली कॉस्ट थी, और 58 रुपए हमें रिटर्न चाहिए, 125 रुपए मैनेजमेंट को चाहिए। तो ये तो सवाल यहीं सॉल्व हो गया, ये सवाल तो यहीं सॉल्व हो गया, इसमें तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कॉस्ट स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा होगा, टारगेट कॉस्ट हमारी कैसे आ जाएगी भाई? मर्चेंट को वो बेचते हैं 1400, कितने का बेचते हैं मर्चेंट को वो, ये रहे 1166, 1466 रुपए का बेचते हैं। ठीक है जी, मर्चेंट को वो कितने का बेचते हैं, ये आपका मर्चेंट को बेचते हैं 1466 का, 1466 का। उसके बाद ये इनका जो 30 रुपए तो ये उसके हो जाएंगे फ्रेट के, और 60 रुपए हो जाएंगे इसके, 60 रुपए किसका हो जाएगा, इसका रिटर्न का। इसमें से और क्या क्या कॉस्ट है हमारी, एक तो ये 11 और 25 36 रुपए की तो ये एक कॉस्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के आपके शिपमेंट की, और ये 25 मैंने दोनों जोड़ के एक साथ लिखनी है। उसके अलावा 58 रुपए की हमारी एक ये अब है इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए, और 120 रुपए प्रॉफिट हमें चाहिए। तो इसमें से ये तीनों जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, या एग्जैक्टली आप चारों सारी चीजें घटा दो इसमें से, तो 1466 माइनस 30 माइनस 60 माइनस, मैं पूरा ही ले लेता हूँ, 11 माइनस 25 माइनस 58, ठीक है, माइनस 120। तो ये क्या आएगा, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। तो ये कितनी आ रही है, इसको कैलकुलेट कर, तो ये कॉस्ट आ रही है आपका 1162, ये टारगेट कॉस्ट आ रही है। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर में समझते हैं कैसे है। तो इन्होंने जो सवाल करके बताया 1162 रुपये की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो एबीसी का सेलिंग प्राइस मर्चेंट को कितना है, एबीसी जो दूसरी कंपनी है ये वाली, ये कितने मर्चेंट को बेचती है, मर्चेंट को बेचती है 1466 रुपए में। अब उसको फ्रेट पेड करती है ये कंपनी, फ्रेट पेड करती है, ठीक है। तो फ्रेट पेड करती है तो उसको 30 रुपए फ्रेट ये दे देती है। उसके बाद ये नॉर्मल रिटर्न और अलाउंस हो जाते हैं 60 रुपए का इसका। तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा चूंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से वो कलेक्ट करेगा, हमसे वो इतने में क्यों लेगा, हमसे तो वो ये दोनों रुपए माइनस कर लेगा, तभी तो लेगा, उतने में लेगा हमसे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से। अब हमारे XYZ लिमिटेड कैपिटल चार्ज, ये बेसिकली कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, XYZ नहीं, ये आपके मिल की बात कर रहा है कि ये आपके मिल के जो चार्ज है ना ये वाले, ये आपके मिल के चार्ज हैं। जो आपका मिल है ना वो आपको 120 रुपये, आपको ये एक तरह का ये टारगेट प्रॉफिट है आपको, आपके मिल का जो आप लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, आपके मिल का एक टारगेट प्रॉफिट है 120 रुपये। आपको बेसिकली जो जो आपको मर्चेंट चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से आपके ले रहा है, तो वो आपसे कितने में लेगा, इतने में लेगा, वो तो उसको तो डायरेक्ट सप्लाई कर देती है कंपनी से, और 30 रुपये और देता है, फ्रेट के दे देता है। लेकिन वो आपकी मर्चेंट सेंटर से लेगा तो ये वाली कॉस्ट आपको कम करनी पड़ेगी ना। तो आपसे वो सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका, आपके लिए टारगेट सेलिंग प्राइस कितना आएगा, दिस माइनस ये दो कंपोनेंट, तो फिर वो यहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगा जिसको आप टारगेट सेलिंग प्राइस करेंगे आपके मिल के लिए। फिर उसमें से आप अपने 120 रुपये जो आप प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो आप निकाल लेंगे। तो ये आपकी कितनी आ गई, ये आपकी वो कॉस्ट आ गई जो आपको टारगेट कॉस्ट आपको करनी है। लेकिन आपके खर्चे कुछ और भी हैं, आपके खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बीच में लगा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के भी अपने खर्चे हैं। उसमें 11 रुपये तो उसका शिपमेंट आप फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाते हैं, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को ऑपरेट करने की कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी। उसके बाद आपका जो है ये कैपिटल चार्ज वगैरह आएंगे, तो उसके बाद 1220 रुपये आपकी कॉस्ट बचेगी। उसके बाद टारगेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द मिल 58 रुपये आप इसमें से और कम कर देंगे। 58 कौन से कम कर देंगे, ये आपके 58 वाले जो आप मिल पे आपके
डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की कितनी कॉस्ट है? 3 कॉस्ट है। एक तो ये फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भेजने की, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जो उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट है, और एक 58 रुपए कॉस्ट है। ये 3 कॉस्ट और फालतू आ गई। तो हमारे हमारे हिसाब से हमें कितनी कॉस्ट फालतू है हमारे पे? ये 3 कॉस्ट फालतू हैं। तो 2 कॉस्ट तो किसकी वजह से ये हो रही थी कि वो रिटर्न कर रहा था और उसको फ्रेट कंपनी पे कर रही थी। तो 2 कॉस्ट तो ये वहाँ कम करनी पड़ेंगी, जिससे आपको टारगेट सेलिंग प्राइस आपको पता चलेगा यहाँ पे, अपना टारगेट सेलिंग प्राइस जो पता चलेगा, जिससे आपसे वो कस्टमर ले सकता है। तो ये वाला जो अमाउंट है आपका, दिस अमाउंट माइनस दिस, ये 2 चीज़ें घटा के तो आपका आएगा टारगेट सेलिंग प्राइस। ठीक है? इस पे तो आप बेच पाएँगे कस्टमर को, इस पे तो आप बेच पाएँगे कस्टमर को, टारगेट सेलिंग प्राइस जो आपका। अब इसमें से आपके क्या-क्या हैं? आप ये टारगेट प्रॉफिट आपका ये हो गया, ये आप ये हटा दीजिए, ये आपकी कंपनी का नाम है। तो ये टारगेट प्रॉफिट ये हो गया। तो इसके बाद आपकी टारगेट कॉस्ट आई। लेकिन आपका ये जो है ना, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की एक तो ऑपरेटिंग की कॉस्ट है, उसमें सामान भेजने की कॉस्ट है, और उसपे हमें कैपिटल चार्ज भी चाहिए, जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इन सबको घटाने के बाद हमारी टारगेट कॉस्ट क्या आएगी? 1162 रुपए। तो ये आपकी 1162 रुपए कॉस्ट आएगी। ठीक है? तो आई थिंक, आई होप दिस ऑल एस्पेक्ट आर क्लियर। अब अगर कोई इसमें समस्या है कुछ समझने में, कुछ छोटी-मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक है किताब में, उनको आप इग्नोर कीजिएगा। अपने काम की बात एक्सट्रैक्ट कीजिएगा इसमें से। मेरे हिसाब से ये जस्ट एक कंपैरेबल बनाना है आपको अपने अपने मॉडल को और दूसरी कंपनी के मॉडल को। तो विद दिस आई वांड अप क्लास। थैंक यू वेरी मच।